दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। आज मैं 10th वाले बच्चों के लिए मैंने केमिकल रिएक्शंस जितनी भी थी उनको मैंने ख़त्म कर दिया है और मैंने आपको बता दिया है कि केमिकल रिएक्शंस का क्या काम होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। और याद रखिएगा उसी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। एक पूरे झटके में हम कोशिश करेंगे कि 6 से 7 मिनट में पूरा केमिकल रिएक्शन को ख़त्म कर दिया जाए। उसके बाद इस वीडियो को बहुत कायदे से देखिएगा और देखने के बाद समझिएगा, आपको याद हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन हमने खत्म कर दिया, इसका शॉर्ट आंसर आपको भेजे जाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, एक बार मत देखिए, बार बार देखने की कोशिश कीजिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि केमिकल रिएक्शन अगर कोई भी चलती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चलती है तो उसमें दो चीजें हमारे पास होती हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद, यानी एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को एरो से दिखाया जाता है। और जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करते हैं, द्रव्य की अविनाशता के नियम पर काम करती है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, केमिकल रिएक्शन को जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, तब तक उसका कहने का मतलब कि आपको मास एग्जैक्ट पता नहीं चल पाएगा, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वहां पर काम नहीं करता। इसलिए कहने का मतलब कि अगर आपने लिख दिया Mg+O2 तो आप देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं तो उसे बैलेंस करिए 2Mg+O2 तो आपका जाकर के केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। तो बैलेंस करना जरूरी है, तभी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम करेगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि रासायनिक अभिक्रियाओं को, केमिकल रिएक्शन को कई टाइप में बांटा गया है। मेनी टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन लाइक एज द एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले मैंने आपसे बताई थी योगात्मक अभिक्रिया, दूसरी बताई थी मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, तीसरा बताया था मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जिसको रिएक्शन जिसको कि उभय अपघटन कहते हैं, चौथा बताया था मैंने डिसोसिएशन रिएक्शन जिसको वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है, पांचवा बताया था मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, छठा मैंने आप लोगों को बताया था उसी के अंदर कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक यानी उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी क्या होती हैं, और फिर लास्ट में मैंने आपको जिक्र किया था जाकर के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। इस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक बात ध्यान रखिएगा कि हर रिएक्शन की अपनी अलग अलग कैटेगरी है, कहां जुड़ रहा है, कहां निकल रहा है, कहां आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, कहां पर हीट की आवश्यकता पड़ेगी, कहां पर टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, कब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, कब हमारा ऑक्सीकारक बनेगा, कब हमारा अपचायक बनेगा। ये हर चीज आपको केमिकल रिएक्शन के दौरान मैंने सिखाया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपके जो सब्सटेंस होते हैं उनका आपको फार्मूला आना चाहिए। वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कंपाउंड भी हो सकता है। तो कभी भी अगर कहा जाए कि ये इसके साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब कि डेट इज द रिएक्टेंट, वो अभिकारक हैं, और वो बना रहे हैं, इसका मतलब डेट इज द प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर बेरियम क्लोराइड है या बेरियम सल्फेट है, अगर सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो भी सब्सटेंस आपका बनेगा, यानी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सोडियम सल्फेट दैट प्रिपेयर बेरियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी रिएक्शन में आपका आयन एक्सचेंज हो रहा है। और मैंने आपसे कहा था जब जुड़ जाए तो एडिशन, जब हट जाए तो डिस्प्लेसमेंट, जब आयन एक्सचेंज हो जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जब हीट और टेम्परेचर की आवश्यकता पड़े तो वियोजन डिसोसिएशन। इसको भी दो टाइप बताया था मैंने, थर्मल डिसोसिएशन और आयनिक डिसोसिएशन। फिर मैंने आपसे कहा था डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन को अपघटन कहा जाता है। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन इरिवर्जेबल होती है, रिवर्जेबल नहीं होती, यानी दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं चलेगी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 को गर्म करोगे तो KCl और O2 बनेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज द लेबोरेटरी ऑफ ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन की प्रयोगशाला विधि है, जरा ध्यान दीजिएगा। जहां पर पोटेशियम क्लोरेट जो होता है वो टूटता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में, तो दैट इज द थर्मल डिकम्पोजिशन। यह एक प्रकार की ऊष्मीय अपघटन है, रिएक्शन वापस नहीं होगी, इरिवर्जेबल है ये। और डिसोसिएशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया था अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर कहा जाता है। तो हर सब्सटेंस का फार्मूला याद रखिए, सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2 होता है, कैल्शियम सल्फेट का CaSO4 होता है। जो भी आपके पास जैसे जिसका जिक्र आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, जल का, वाटर का H2O होता है। तो इनका सबका फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक केमिकल रिएक्शन तभी हो पाएगी जब फार्मूला आना चाहिए। और दो सब्सटेंस अगर रिएक्शन करेंगे, आयन एक्सचेंज होंगे, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट या उभय अपघटन कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा था अगर आपके पास नौसादर है, टूट करके गर्म करने के बाद, आपके गर्म करने के बाद अगर टूट रहा है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके बाद आपका चैप्टर जो आएगा वो एसिड बेस और साल्ट आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले आपको फार्मूले सब आने चाहिए, तभी आपका काम हो पाएगा, कहां एसिड है, कहां बेस है, कहां साल्ट है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कभी भी ध्यान रखिएगा
कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस आती हैं तो उनके रिएक्टेंट को समझिए, उनके कंडीशन को समझिए, कैसे वो रिएक्शन करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। इसी तरह मैंने आपसे बताया था कि अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चलेगी, ऑक्सीकरण और अपचयन चलेगी, तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन में बैलेंसी बढ़ जाती है, ऑक्सीकरण में, रिडक्शन में बैलेंसी घट जाती है। जो भी मेटल होते हैं, जो भी धातुएं होती हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, और जो भी नॉन मेटल होते हैं उनका रिडक्शन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और दोनों रिएक्शन हमेशा साथ साथ चलते हैं और एक दूसरे के पूरक होती हैं। अगर किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा, और जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब कि ऊष्मा अंदर होगी, एक्सोथर्मिक का मतलब कि ऊष्मा बाहर होगी, हीट बाहर होगी। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। इसी तरह एग्जांपल बताया था मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया का बनना, दैट इज द टाइप ऑफ द एक्सोथर्मिक। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना। नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला NO होता है, दैट इज द टाइप ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हर चीज एक बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है, कैसे उसको हमको करना है। और कहीं पर भी कोई अगर गड़बड़ी आ गई तो याद रखिएगा रिएक्शन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन जो आपसे कह रहा है वो रिएक्शन पूरा आ जाए, और जब तक रिएक्शन नहीं आएगा यानी आपको ध्यान देना है कि उस रिएक्शन की कंडीशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, एडिशन का क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या है। जैसे एग्जांपल और लेता हूं मैं, फेरिक ऑक्साइड की अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराओगे, Fe2O3 की अगर Al के साथ रिएक्शन कराओगे तो Al2O3 बनेगा और Fe हो जाएगा बाहर, यानी दैट इज द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपके पास Fe2O3 है जिसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, अगर ये एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्युमिनियम अपना ऑक्साइड बनाएगा और आयरन को रास्ता दिखा देगा, दैट इज द टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन के आपके ऑप्शनल भी आ सकते हैं कि आपके सामने रिएक्शन दे दिए गए, सब्सटेंस आ गया, फार्मूला आ गया, बताइए भैया कौन सी रिएक्शन है ये। तो याद रखिएगा इसके शॉर्ट आंसर भेजे जाएंगे, और वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बताया, पूरा चैप्टर आपका खत्म कर दिया है, उसी का रिवाइज करके मैं आपको आज ये वीडियो दे रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, बहुत कायदे समझिएगा कि एडिशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिसोसिएशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, कब किन की जरूरत पड़ेगी, सब्सटेंस का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था बैलेंसी आपको आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखना, समझना, पूरा जो चैप्टर आपके पास दिया हुआ उसको रिवाइज करिएगा। शॉर्ट आंसर केमिकल रिएक्शन के आपको भेजे जाएंगे लिख करके, और ध्यान रखिएगा उन सबको याद करिएगा। फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।